हेलो फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 7वीं का इतिहास का दूसरा अध्याय नए राजा और उनके राज्य पर एक वीडियो बनाया है, भाग 2। और पिछले वीडियो में हमने शुरुआत के कुछ मुद्दों पर बात की थी। आज भाग 2 में हम लेसन का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम पिछली बार पढ़े थे नए राजवंशों का उदय, राष्ट्रकूट का उदय, राज्यों में प्रशासन, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, धन के लिए युद्ध, अलबेरुनी का परिचय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का परिचय। इन मुद्दों पर हमने बात की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे के मुद्दों पर बात करेंगे। उसमें उरैयूर से तंजावुर तक, इसमें हम बात करेंगे चोल वंश की स्थापना, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, कृषि और सिंचाई, साम्राज्य का प्रशासन, ब्राह्मण बस्तियाँ, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख और उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए योग्यता, चोल अभिलेखों में भूमि के प्रकार, तांग वंश के युग का चीन। इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ एक मानचित्र दिया गया है जहाँ चोल राज्य और उनके पड़ोसियों को दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के राज्यों का उदय हुआ था उस वक्त। चालुक्य, बादामी, काकतीय, वनवासी, चोल, पांड्यन जैसे राज्यों का मानचित्र पर दर्शाया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे उरैयूर से तंजावुर तक, और इस मुद्दे के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चोल राज्य की स्थापना। आपको पता है कि चोल वंश की स्थापना कैसे हुई? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने, ध्यान रखें, विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया है। ध्यान रहे कि चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की है। विजयालय के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, उन्होंने 985 में राज्य कारभार अपने हाथ में लिया और इन्होंने भी अपने ज़्यादातर क्षेत्रों पर विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने भी गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। और इतना ही नहीं, इन अभियानों को सफल बनाने के लिए उन्होंने प्रबल ऐसी जल सेना भी बनाई। अगला मुद्दा है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर उनके स्थापत्य और मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विषयों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, जिसमें कौन कौन थे देखिए। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक, ऐसे लोग थे। हम कहना यह चाहते हैं कि मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए
शिल्पों में सबसे विशिष्ट मूर्ति है, कांस्य प्रतिमा है, और वह बनाने का काम चोल राज्य में बड़े जोर शोर से चलता था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, और ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं ऐसी थी भक्तों की भी बनाई गई थी। आप देख रहे हैं, यह गंगई कोण चोलपुरम का मंदिर है, जिसने राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाई गई है। आगे हम देखते हैं, चोल साम्राज्य में किसानों के लिए कृषि और सिंचाई की व्यवस्था किस तरह की गई थी। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से जुड़ी है। आप मानचित्र 2 पर देखिए और उसमें देखिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी, और ये शाखाएं बार बार पानी उलिसती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जम जो होती रहती है। शाखाओं का पानी विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करती थी। मतलब जो पानी उपलब्ध था, वह पानी चावल की खेती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता था। तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। इस क्षेत्र में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती थी और सिंचाई के लिए जैसे नई नई पद्धतियाँ अपनाई गई थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। और सिंचाई के काम में योजना की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। और इसीलिए नए शासकों के साथ साथ ही गांव में रहने वाले लोगों ने भी इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई थी। अगला मुद्दा है, साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता था। किसानों की बस्तियां जो थी उसको ऊर कहते थे। वह सिंचित खेती के साथ बहुत ही समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को चोल काल में नाडु कहा जाता था, और यह ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने का और कर वसूल करने का प्रशासकीय कार्य करते थे। इसमें एक वेलाल जाति के धनी किसान होते हैं। यह केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण कर लेते थे। उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान की थी, जैसे मुवेंद्र वेलन, जिसको 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार, जिसको प्रधान कहते थे। ऐसी उपाधियां उनको दी जाती थी, और इस प्रकार केंद्र में उनको महत्वपूर्ण राजकीय जिम्मा सौंप दिया जाता था। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ था। इसका नतीजा यह हुआ कि कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेर सारी ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई थी। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। यह सभा बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में, मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर वर्णनपूर्ण दर्ज किए जाते थे। नगरम है
नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। ऐसा इतिहास अपने को पढ़ने को मिलता है। अगली बात करेंगे हम उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से एक प्राप्त अभिलेख है। इसमें सविस्तर बताया गया है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन किस प्रकार था। वहाँ बताया गया है सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों, इस तरह के काम का देखरेख करने के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। यह एक सदस्यता चुनने का यह एक अभिनव उपक्रम था, बहुत ही तारीफ करने लायक है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो लोग सभा के सदस्य बनना चाहते थे उनके लिए कुछ खास योग्यता होनी चाहिए थी। जैसे कि वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास भूमि होनी चाहिए और जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। उस व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए। उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उसको प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। इसका मतलब आज के ज़माने में हम जैसे इनकम टैक्स भरते हैं, आयकर भरते हैं, उसी तरह के नियम उस जमाने भी लागू होते थे। चोल काल में जो प्राप्त अभिलेख होते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के भूमि के प्रकार बताए गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे वेल्लनवगाई, ब्रह्मदेय, शालाभोग, देवदान तिरुमट्टक्कनी, पलिचंदम जैसी भूमि के प्रकार थे। इसमें देखिए वेल्लनवगाई जो भूमि का प्रकार है वह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहते थे। ब्रह्मदेय जो है वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। शालाभोग प्रकार की भूमि थी, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि होती थी। देवदान तिरुमट्टक्कनी यह भूमि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। पलिचंदम जैसी भूमि थी जो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि होती थी। अपने अध्याय में एक अन्यत्र एक हिस्सा है जो तांग वंश के युग का चीन, उसी समकालीन साम्राज्य बताया गया है। यहाँ यह 7वीं से 10वीं सदी तक चीन में तांग वंश की सत्ता लगभग 300 साल तक चली। इसकी राजधानी शियान थी जो दुनिया की सबसे बड़े नगरों में से एक थी और इस साम्राज्य को भेंट देने के लिए तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई लोग आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य की एक विशेषता थी, उसकी प्रशासकीय व्यवस्था ऐसी थी कि परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही थी और जिनके द्वारा उस साम्राज्य का प्रशासन होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही और इस तरीके से तांग वंश का जो युग था 7वीं से 10वीं सदी तक इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों यह अपने अध्याय दूसरा हिस्सा का दूसरा वीडियो है। यह हमने देख चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा क्या पढ़े याद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको एक पेन लेना है, नोटबुक लेना है और
दिए गए वाक्यों में समर्पक शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपने को वाक्य पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, कावेरी डेल्टा में किस मुखिया परिवार की सत्ता थी? 2, मुट्टरियार कांचीपुरम के किन राजाओं के मातहत थे? 3, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? 4, इन्होंने तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। 5, चोल शासक राजराज प्रथम कब शासक बना? 6, यहाँ की कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। 7, चोल काल में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? 8, गांव के समूह को चोल काल में क्या कहा जाता था? 9, न्याय करना और कर वसूल करना यह किसके कार्य थे? 10, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? और यहाँ आपको सही जवाब की लिस्ट दी गई है, जिसमें आपको 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर यहाँ आपको मिल रहे हैं। आप चेक करिए कि आपने कितना याद किया, कितना सही लिखा है और कौन से उत्तर नहीं आए हैं। यह वीडियो फिर से देख लीजिए और अपने आंसर ढूंढने की कोशिश करें। साथ साथ मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि इस लेसन का स्वाध्याय आप कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस आंसर्स आप पूरे कर सकते हैं।